प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का इस गणित की दुनिया में सुस्वागतम। वैसी गणित की दुनिया जो आपको एक नई राह की ओर ले चलती है, यानी कि हर एक कदम पे अंक गणित में आपका इसका जो हल करते हैं उस अंक गणित के इस दुनिया में सुस्वागतम, जिसके माध्यम से आप अपना दैनिक जीवन को हर समय इसके जरिए हल करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इस अध्याय में हम लोग एक पाठ को पढ़ रहे थे, जिस पाठ था हमारा ये अपरिमेय संख्याओं का पुनर्वर्णन। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम था रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, जिसके बारे में कुछ बातों को पता नहीं किए थे, यानी कि पढ़े थे। ठीक है, अब इसमें और आगे की जो बात जाननी है उसकी आगे की बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो ये बात करें अपरिमेय संख्या क्या है, इसकी बारे में पता है। ठीक, अपरिमेय संख्या का कुछ उदाहरण जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो है ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद इसकी अपरिमेय संख्या का कुछ परिभाषा भी पता होना चाहिए, जो कि कहीं दिया हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा आपका, नहीं लिखा जा सके, यानी कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो इसकी सबकी बात किए थे, इस सब की बात पता है। ठीक है, और भी कुछ इसमें देखे थे, तो बिल्कुल देखे थे। वो चीज क्या था, और तो हमारा ये सबसे पहला प्रश्न था, इसका उत्तर दिए। उत्तर देने के बाद हम सभी एक प्रमेय पढ़े थे, ये वाला प्रमेय। ठीक है, इस प्रमेय को जाने समझ गए, तो इस प्रमेय का ही प्रयोग कर हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 जो प्रश्नवाली है उसको हल करना है। इसकी सहायता से जो ये प्रमेय बताया गया है, ये प्रमेय आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर कहने का मतलब ये एकदम पूरे दिमागो दिल में बस जाना चाहिए इस प्रमेय का, इसमें क्या कहा गया था। ठीक है, ओके, ठीक है, इस बात को समझ गए। तो बस हम लोग जब 9th क्लास यानी कि कक्षा 9वीं में थे, तो उस समय हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध नहीं किए थे। और उस समय एनसीईआरटी वाले बुक में यह भी बात लिखा हुआ था कि इस अपरिमेय संख्या का सिद्धकरण आप कक्षा 10वीं में करेंगे। तो 10वीं में तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो उस चीज का सिद्धकरण यहाँ पे करेंगे। और इसकी पहले अपरिमेय संख्या को कैसे हम लोग दर्शाते हैं एक संख्या रेखा पे, ये सब जान चुके हैं क्लास 9वीं में। अब इसका सिद्धकरण करना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है, इसमें से कुछ प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग सिद्ध करने के लिए चलेंगे। तो बिना विलंब किए हुए आइए इस गणित की दुनिया में डूबिए। हम और आप मिलकर डूबते हैं, लेकिन डूबेंगे वही डूबेंगे जिसको तैरना आता है। जिसको तैरना नहीं आता वो डूबने का प्रयास ना करे। ठीक है, चलिए आज का ये प्रारंभ करते हैं पाठ को। गो। तो आप लोग पहुंच गए? ठीक है, पहुंच चुके हैं। तो देखिए, ये आप पहला ये प्रश्न है, इसी प्रश्न को हम लोगों को प्रमेय बना दिया गया है, जिसको 1.4 प्रमेय कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रश्न ही है और प्रमेय भी मान सकते हैं। जैसे कि हमको सिद्धीकरण करना है कि अपरिमेय संख्या, ये जो देख रहे हैं ये वाली, ये जो है इसको सिद्ध करना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसका सिद्ध करने का कुछ आपको चरण चलना होगा, जिनको आप लोग एल्गोरिदम कहते हैं। शुरुआती पढ़े थे ना एल्गोरिदम क्या है, तो ये एक प्रक्रिया है जिसके कारण चरणबद्ध अपना काम को करते हुए एक हल तक पहुंचते हैं। तो इसका एक एल्गोरिदम होगा जो कि आपको यहाँ पे बताया भी गया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें कहा गया है, देखिए इस सबको ऐसे पहले लिखना होगा आपको। लिखने का, इसमें जो बात सिद्ध करने वाला जो होता है उसमें लिखने का ज़्यादा नंबर मिलता है। और लिखने का एक तरीका होना चाहिए कि दूसरा जब देखे तो आपका वो लिखावट पे पागल हो जाए। वो लिखावट एक सुंदर राइटिंग, बेहतरीन राइटिंग दिखते ही तो आँख से एकदम
झलके, वो आँख खुले तो खुलते ही रह जाए, बंद होने का नाम ना ले। यानी कि राइटिंग जैसे देखे ना तो समझ जाना चाहिए, अच्छा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे मारो, ऐसी सही कर दो, ऐसा सुंदर राइटिंग होना चाहिए। और जो बात उसमें लिखा हुआ हो शुरुआती दौर पे, जो चेक करने वाले जो होते हैं वो पूरी बात को नहीं पढ़ते हैं, ऊपर का देखते हैं लिखा हुआ और नीचे का हल देखते हैं वो कैसे किया है और उसका उत्तर सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो इस बात को काफी ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, अब क्या है, इसके सबसे पहले इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये पहली से हम लोग जानते हैं क्लास 9 में कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल, तो इसका उल्टा एक विपरीत सोच रखते हुए चलेंगे। एक विपरीत सोच, कैसा विपरीत सोच, ये बोल रहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको मान के ये चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको मानते हुए चलेंगे 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 चलेंगे, लास्ट में ये अपरिमेय संख्या नहीं आएगा। तो जो मेरा सोचा हुआ बात है वो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं आया, तो वो अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस तरीके के सोच करते हुए एल्गोरिथम के अनुसार हम लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसके विपरीत मानना होगा आपको कि ये जो है √2 एक परिमेय संख्या है, ये मानना होगा। ठीक है, अब जैसे ही इसको माने, क्या मान लिए, इधर आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसे कि इसको √2 को क्या माने हैं, तो √2 को माने हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, इसको मान लिए। अब जैसे कि हम सभी को पता है जो परिमेय संख्या होता है उसको लिखा जा सकता है किसके रूप में, तो P/Q के रूप में। ठीक है, बात समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज बात को दिया हुआ है कि ये R और S लिया है, इसका रूप जो है R और S लिया है, हम सब क्या लेंगे, P/Q ले सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो इस बात को अब यहाँ पे चले आइए। तो देखिए, इसको अब परिमेय संख्या मान लिए, तो इसको लिखा जा सकता है किसके रूप में, इसको मिटा के ठीक से लिख देता हूं, √2 जो है परिमेय संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में। बिल्कुल, अब जो PQ जो है ना, एक ऐसी संख्या होगा जिसका जो महत्तम समावर्तक यानी कि HCF जो होता है वो 1 के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा, गुणनखंड 1 के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। ऐसा मैंने P/Q लिया है के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, और जहां आप लोग को पता है कि Q = 0 नहीं ले सकते हैं, Q = 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, इस बात को समझ गए। ठीक, अब इतनी बात को आप समझ गए हैं, तो अब दोनों तरफ आपको क्या करना होगा, इसका वर्ग करना होगा। क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ इसको वर्ग किए चलिए, √2 का वर्ग, ठीक है, और इधर P/Q का वर्ग। ठीक, ये करने के बाद क्या होगा, देखिए ये जो है इससे ये क्या हो गया, हट जाएगा, कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। कहने का मतलब, इसको काट के दिखाएंगे नहीं, लेकिन ध्यान रहे मेरी बातों को सुनिए। यहाँ पे मैं काट के दिखाया हूँ, लेकिन आप काटेंगे इसको नहीं। ठीक है, इसको काटेंगे नहीं आप, बस खाली इसको जैसे मैंने काटा वैसे नहीं करना है आप लोग को। जैसे कि यहाँ पे ऐसे करके काटा हुआ हूँ ना, तो इसको काटना नहीं है। ठीक, क्यों नहीं काट सकते, इसका कुछ कारण है जो अभी नहीं बता सकता हूँ। ठीक, तो इसको डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख देंगे, √2। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, इसका वर्क करने पर P² / ये हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इस चीज को देखेंगे। देखिए यहाँ पर बोला है कि उभयनिष्ठ, जैसे कि यहाँ पे ये RS लिया है, ठीक है, मैंने क्या लिया था, PQ लिया था, तो वहां पे इस दोनों के बीच में जो उभयनिष्ठ है यानी कि एक ही होगा उसका गुणनखंड, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो अब दोनों को वर्ग किया,
ठीक है, दोनों को वर्ग करने पर कुछ इस तरह के प्राप्त होगा। किस तरीके के, इधर आ जाइए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये, इस वर्ग करने पर यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर उसका जो प्राप्त होना चाहिए वो ये होना चाहिए। करके देख लीजिए, यहाँ पे आइए, देखिए इसको वर्ग कर लिया हूं, ठीक है। इसको क्या करना है कि इसको इधर से गुना करना है, इधर 2 को गुना करना है क्यू स्क्वायर, इधर क्या है पी स्क्वायर। जाहिर सी बात है, इधर क्यू भाग में तो उधर क्या में जाएगा, गुना ही में जाएगा। ठीक, इधर आइए अब 2q स्क्वायर, इधर में क्या है पी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया। अब यहाँ पर अब क्या होगा कि ये जो 2 है ये गुना में इधर है, इसको ले जाइए उधर, किधर, उसके बॉर्डर पार, जो इक्वल है ना उसको बॉर्डर कह रहे हैं, बराबर का चिन्ह। ठीक, तो इधर है क्यू स्क्वायर, ऊपर में पी स्क्वायर, ये भाग में 2 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भाग में 2 आ जाएगा। और यहाँ पे तो कुछ देखा ओखा लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है। क्या जाना पहचाना लग रहा है, इस चीज को आप समझेंगे। ई जो है यहाँ पे कुछ प्रमेय बता रहा है, जरा ध्यान से देखे तो, अपनी आंखों को खोले, यहाँ पे एक प्रमेय का हो चाहेंगे तो यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। किस चीज की प्रयोग कर सकते हैं, देखिए ऊपर क्या है पी स्क्वायर, नीचे क्या है 2 है, यानी कि पी स्क्वायर को भाग कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। अब 2 तो एक अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या। बात समझ में आए? और ये तो जस्ट पहले वाले भाग में मैंने आपको पढ़ाया था इस पर। मैं कौन सा प्रमेय देख लेते हैं, ये भी देख लीजिए, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये बात याद है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा। इस चीज को तो मैंने पढ़ा था। तो इसका यानी कि इस प्रमेय का हम लोग इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे इसका वर्ग किया और ऐसे किए। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। ठीक है, तो यही चीज तो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये जो है ये पी स्क्वायर को भाग कौन दे रहा है, तो 2 भाग इसको दे रहा है। यानी कि 2 अगर पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो ये भी बात तय है कि 2 जो है पी को भी विभाजित करेगा, इसको भी विभाजित करेगा ही करेगा। उस प्रमेय से कर है, 1.3 प्रमेय से कह रहे हैं। ठीक है, हाँ कह सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो बस और कुछ नहीं करना है। लेकिन ये सब बात जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, इस बात को लिखना भी होता है, लिखना भी है इस सबको बात को। ऐसा नहीं कि खाली मैथ में इसी रगड़ कर दे दी, लो जाओ जाके जो चेक करना है समझ लो अपने आप से। लिखना भी है इस बात को, नहीं लिखेंगे तो बस नंबर लाना है कि नहीं लाना है। नंबर लाने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल नंबर ही तो चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खाली नंबर चाहिए। तो देखिए जो बात मैंने आपको यहाँ पे बताया, बस 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 इस बात को यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए प्रमेय 1.3 से कह सकते हैं कि 2a को भी विभाजित करेगा। लिख दिए बात को, दिखाना भी है और लिख देना भी है, दोनों काम करना है। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पर अब हम मान लिए कि a बराबर 2c लिख सकते हैं, a बराबर 2c लिख सकते हैं। कहने का मतलब, अरे बाबा आपको कहने का मतलब दिखाना पड़ता है। इधर आइए, अरे ई का हो गया, देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है, ओहो बार बार परेशान परेशान कर दी इससे। यहाँ पर क्या है, ये 2, तो ये 2 आपका काम कर रहा है a का। क्या चीज का काम कर रहा है, a का। a क्या है, कोई भी हो सकता है पूर्णांक। ठीक, तो उस पूर्णांक को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, कैसे, 2c कर कर, कैसे कर कर, फिर से बताइए, फिर से बताइए, ऐसे नहीं समझ में आया, कैसे करके लिखना है, 2c कर कर 2 × c में लिख सकते हैं कुछ, कैसे लिख सकते हैं,
थोड़ा और अच्छे से बताइए। तो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 रहता, ठीक, तो 4 का अगर ये गुणनखंड निकालते तो 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में कर सकते हैं, यानी कि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुने 2, ठीक, लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 6 रहता, इसको मिटाता हूँ, इसको मैं मिटा दिया, ठीक है। अगर क्या रहता, 6 रहता तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं 3 गुने 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हटाइए। अब 8 रहता है इसी की जगह, 8, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुने 2 लिख सकता हूँ, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 गुने 4, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो संख्या आ रहा है ना, ये सब जो संख्या आया है, तो इसी को मैं मानना कि यहाँ पे सी होगा। 2 को गुना करने पर यहाँ पर कोई सी होगा, जिसको गुणा करने पर आपका कुछ ए आया होगा, ठीक है। समझ में आया क्या मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ? नहीं समझ में आया, फिर से नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 2 है ना, ठीक है, 2 है, तो इसको 2 गुने 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं 2 गुने 1। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1 है, इसको थोड़ी देर के लिए मुझे पता नहीं है कि कितना वहाँ पे रखने पर गुना हुआ है, तो इसीलिए मैंने उसकी जगह रख दिया 2 गुने सी। तो ये क्या हो गया आपका 2c हो गया, ठीक है। इसीलिए उस बात को अब यहाँ पे लिखना है, ये हर चीज में आपको करना होगा। जो यहाँ पर रहेगा ना नीचे, तो उसके गुने में अगर 3 रहता तो इसको 3c मान लेते, a बराबर, ठीक है। पल्ला पड़ रहा है, क्या बोल रहा हूँ? हाँ, पल्ला तो पड़ रहा है। कौन सा पल्ला पड़ रहा है? वो तो बाद में पता चलेगा कौन सा पल्ला पड़ रहा है। अब आइए, इधर आइए, इसको हटाइए, इधर आइए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये जो बात कहा गया है, ए को देखिए, ए को 2c मान लिया है, ठीक है। ए को क्या मान लिया है, 2c मान लिया है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ए का मान पर वो जो कहीं ए का मान आप रखेंगे तो वो आएगा क्या, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c। ये कैसी हो गया, तो आइए यहाँ पर दिखाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पी पी स्क्वायर जो है कौन विभाजित कर रहा है, तो 2 विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2 जो है पी को भी विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा, कह सकता हूँ, ठीक है, कह सकता हूँ। तो अब यहाँ पे ये इसको बात को कह सकता हूँ, तो अब मैं वहाँ पे ए माना है, ठीक है, वहाँ पे ए माना है, लेकिन यहाँ पर तो मेरा पी रखा हुआ है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ कि पी बराबर 2c, ठीक है, पी बराबर 2c, इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब यही पी की जगह पे मैं 2c रख देता हूँ, पी के जगह पे 2c रख देता हूँ, ठीक है, रख देते हैं। इसको मिटा दिया, ठीक है, मिटा रहा हूँ, ठीक, मिटा दिया। अब मिटाने के बाद यहाँ पर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या रखना है, 2c का स्क्वायर, ठीक, बटा में 2, ठीक, ठीक है। इसको मैं अलग में चल आ रहा हूँ, चाहे यहीं पे लिख देता हूँ ना, यहीं पे हो जाएगा, चलिए हो जाएगा। क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर, इसका वर्ग करने पर 2c का वर्ग करने पर कितना आएगा, तो आएगा 4c स्क्वायर, ठीक। अच्छा, 4q स्क्वायर बटा में नीचे क्या है, बचा में नीचे 2 है, ठीक। ये 2 से ये 2 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो कटने पर क्या हो जाएगा, हाँ, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2c स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है क्या देखने के लिए मिल रहा है कि आपका ये जो 2 है यहाँ इसको भी विभाजित करता है, ठीक है। अच्छा, यही 2 जो है यहाँ पर भी इसको विभाजित कर रहा है, ये 2, ठीक, दोनों तरफ विभाजित कर रहा है, यानी कि ये ऐसा तभी संभव है
जब आपका 2 का गुणनखंड 1 के अलावा और बहुत कुछ हो। ये कैसा तब कब संभव हुआ है? कब कब संभव है? यहाँ पर देखिए P और Q के उभयनिष्ठ क्या माना था मैंने कि यहाँ पर 1 होगा, यही माना था ना। लेकिन यहाँ पर तो देखने के लिए मिल रहा है ये 2 इसको भी विभाजित कर रहा है, ये 2 इसको भी विभाजित कर रहा है, यानी कि इसका गुणनखंड 1 नहीं है, इसके अलावा और भी है कोई गुणनखंड, तभी तो ये दोनों को विभाजित कर रहा है। ठीक, दोनों को विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ गए। तो इसका अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसके लिए अब यहाँ पर आपको इसको ऐसे करके दिखाना होगा। कैसे करके दिखाना होगा? यहाँ पे आइए, देखिए। तो मुझे ये प्राप्त हुआ, ठीक, यही प्राप्त हुआ। अब ये प्राप्त होने पर अब क्या हुआ कि ये जो है 2 जो है बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और इसलिए 2b को भी विभाजित कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ प्रमेय 1.3 से p बराबर क्या होगा? 2 होगा। p बराबर 2 होगा। ठीक, अब क्या है कि अतः मैंने जो p q माना था, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या माना था यहाँ पे? p, और इधर क्या माना था? q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इस दोनों में गुणनखंड जो है कहीं ना कहीं 2 जरूर आ रहा होगा, परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है a और b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि शुरुआती तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे P इधर ले लिया और इधर क्या ले लिया? Q ले लिया। तो इसके अतिरिक्त मैं क्या कहा था? P और यहाँ पे Q, यहाँ पे क्या होगा? एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो लेकिन यहाँ पर देखने के लिए क्या मिला? यहाँ पे देखने के लिए मिला कि मेरा इस दोनों के बीच में गुणनखंड क्या निकला? तो 2 निकला। तो ये तो बात गलती हो गया, तो गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकता हूँ क्या? या हमें यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको पूरी बातों को लिखना पड़ता है। इस तरीके से जो भी देखना बड़का बड़का भाषण दे के समझाया है, इस तरीके से लिखना पड़ता है। ठीक, बात समझ गए? मैं आशा करूंगा कि आपको इतनी बात समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको हटा दिया। अब मैं अगला एक चीज दिखाता हूं आप लोग को। वो चीज ये है, अब इस चीज को सिद्ध करना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अब इसको सिद्ध करना है। ठीक है, इस चीज को सिद्ध करके दिखाना है। तो बस इसके लिए भी मैंने क्या करना होगा? सबसे पहले इसका विपरीत सोच लेना होगा। तो विपरीत सोच क्या लेना होगा कि मैं इसे मान लिया कि यह परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको मैं √3 को a/b के रूप में लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर इसको मैं लिख सकता हूं तो बस मैं इधर करके दिखा देता हूं आपको। इधर आइए, √3 क्या था? परिमेय संख्या था। ठीक है, तो इसको मैं किसके रूप में लिख सकता हूं? देखिए ऐसे p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर a/b लिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं a/b लेकर रख दे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका b = नॉट 0, b जो है कभी भी 0 नहीं रख सकते। ठीक है, अच्छा a और b का जो उभयनिष्ठ यानी कि गुणनखंड जो है वो कितना है? वैसा 1 लिखे हुए हैं, 1।
उभयनिष्ठ जो है इस दोनों का वो कितना है, एक के अलावा और कुछ नहीं है, एक के अलावा और कुछ यहाँ पे है ही नहीं। अब ऐसी बात है तो दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ग कर रहा हूँ। पहले तो मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ, कैसे करके दिखा देता हूँ, ये करके देखिए, √3 इधर, b इधर आएगा तो गुना में इधर किए तो a हो गया, ठीक। तो इधर क्या हुआ, √3b = a कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं वर्ग कर रहा हूँ दोनों तरफ, ठीक, वर्ग कर दिया। तो वर्ग करने पर क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 3b², इधर क्या a², ये मिला, ठीक है। अब 3 को मैं उधर ले गया, गुना था तो इधर आ गया क्या चीज में, भाग में 3, ठीक, बात सही है। अब ये चीज क्या बता रहा है, ये चीज बता रहा है कि 3a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। चलिए, इतनी बात तो समझ में आया आपको, 3a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक। तो प्रमेय 1.3 से मैं कह सकता हूं कि 3 जो है a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ a = 3c मान लिया। क्यों मान लिया, कारण था, मान लिया, और क्या, a = 3c मान लिया। तो अब मुझे क्या होगा, यहाँ पे इधर है b² = a² बटा में 3। तो इससे ये होगा कि b² जो है वैसे ही रह गया, a के जगह में रखा 3c², नीचे क्या है 3 है, तो b² = इधर क्या है, इसको स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, तो 9c² बटा में 3, ठीक, बिल्कुल है। अब ये 3 से ये 3 कट गया, तो b² = क्या मिला, 3c², ये मुझे यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे तो बात उल्टा हो गया, मैं इन दोनों के बीच में गुणनखंड क्या लिया था, एक के अलावा कोई है नहीं, ऐसा लेके चला था। लेकिन यहाँ पे E3 जो है इधर इधर वाले को भी विभाजित कर रहा है, इधर वाले को भी विभाजित कर रहा है, तो मेरा तो विरोधाभास हो गया, विपरीत सोच हो गया। इसीलिए अतः मैं कह सकता हूँ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि आपको ऐसे लिखकर बताना है। देखिए, ये बात दिखा दिया था आपको, हाँ, दोनों तरफ मैंने क्या किया था, वर्ग, तो वर्ग करने पर ये मिला, ठीक है। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख के दिखा दिया कि प्रमेय 1.3 के तहत कह सकता हूँ ये बात। ये कहने के बाद उसके बाद क्या करना है, a बराबर मैंने क्या लिया था, 3c लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जहां पे c एक क्या है, पूर्णांक है, बस अब उस a के जगह पे मैंने रख दिया क्या, मैंने a के जगह पे रख दिया 3c इसके जगह पे। तो मुझे कुछ इस प्रकार का मिला, और इसको जब भाग किया तो मुझे ये मिला b² का 3c², ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि b² 3 को विभाजित कर रहा है, ठीक, तो b 3 को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो इसके तहत से a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। पहले तो एक तो था ही, अब क्या मिल गया, 3 भी मिल गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, मैंने तो माना था सिर्फ एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गया। तो गलत हो गया तो बस मेरा सोचा समझा सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। तो अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि आपका √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे नजर आएगा। बात समझ रहे हैं ना, कैसे इधर भी आपका विभाजित कर रहा है और इधर भी आपका ये विभाजित कर रहा है, दोनों जगह ये विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आ ही गया होगा आपको।
ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब आपका अगला एक कुछ बातें हैं? नहीं, अगली कोई बात यहाँ पे नहीं है। समझ में आ गई, तो आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आप लोग से अगले अध्याय में मिलेंगे प्रश्नवाली लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।